आजाद खुशकिस्मत है तू। एक नमन, एक प्रणाम देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानी स्वर्गीय प्रताप चंद आजाद को। प्रताप चंद आजाद सच्चे देशभक्त होने के साथ साथ एक सच्चे समाज सेवक, लेखक और ऊर्जावान पत्रकार भी थे। आजादी प्राप्त करने के दौरान और आजादी प्राप्त करने के बाद के अपने अनुभव जैसा मैंने देखा पुस्तक के 9 खंडों में प्रताप चंद्र आजाद जी ने कलमबद्ध किए हैं। आजाद खुशकिस्मत है तू। इस धारावाहिक का आधार भी उनकी यही संस्मरणों पर आधारित आत्मकथा है। लेखक हैं अशोक कुमार सिंह। आजाद खुशकिस्मत है तू। पच्चीस वर्ष का एक युवक, नाम प्रताप चंद्र आजाद। मन में आजादी पाने का जुनून, तन मन और धन से पूरी तरह समर्पित, माता जानकी देवी का स्नेह, कृपा और भरपूर सहयोग। कम मिलती है ऐसी दीवानगी। अंग्रेजी शासक बराबर जुल्म ढा रहे थे, मनोबल तोड़ने की भांति भांति के जतन कर रहे थे, पैरों में बेड़ियां डाली। शांतिपूर्ण मिशन के सिपाही आजाद को जेल प्रवास में बेवजह और बेइंतहा पीटा, परंतु ये क्या, उनका मनोबल तो घटने की जगह और बढ़ता गया। बढ़ता भी क्यों नहीं। बापू यानी महात्मा गांधी की ओतपूर्ण वाणी सुनकर कूट कूट कर जोश भर गया था। मन में थोड़ी सी कमजोरी जो छिपी बैठी थी वो भी जाती रही। माँ का दुलार यथावत रहा। आजादी पाने की राह में शांति पथ पर अविराम चलते रहे वो। बाद में एक दिन आया, अगस्त 1947 को, जब देश आजाद हुआ। लेकिन अभी उनका एक काम ही समाप्त हुआ था, शांति की राह पर चलकर आजादी प्राप्त करने का जुनूनी सपना। लेकिन पीसी आजाद ने तो अब समाज के लिए बहुत कुछ करने की ठान रखी थी। पत्रकारिता को नए आयाम देने थे, अशिक्षित बालकों के लिए शिक्षा सुलभ करानी थी। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री और पंडित गोविंद बल्लभ पंत सूबे के मुख्यमंत्री बन गए थे। उनसे पूरा सहयोग मांगकर समाज के दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाना था, और सबसे ज्यादा तो अंग्रेजी दास्ता के जख्म जो जनमानस के दिलों पर और उनकी आत्मा पर लगे थे, उन्हें सहलाना था, उन्हें भरना था। लोगों में पूरा विश्वास पैदा करना था कि अब देश में लोकतांत्रिक प्रणाली से खुद आपके द्वारा चुनी गई सरकार है, वो सब कुछ आपके लिए करेगी। बात 1944 की हो रही थी, जब गांधी बापू जेल से रिहा कर दिए गए थे। अंग्रेज सरकार गांधी जी के भारत छोड़ो नारे की हुंकार से घबरा गई थी। अरे भाई, सुनते हो? बापू के उपवास से अंग्रेज हिल गए हैं। उन्हें रिहा कर दिया। लेकिन बापू रुकने वाले नहीं हैं। हाँ आजाद साहब, अब अंग्रेजों पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। बिल्कुल। हम सब बापू की शांति वाहिनी के सत्याग्रही हैं। उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं। बापू रोज बरोज अंग्रेजी सरकार को नाखो चने चबा रहे हैं। दूसरी ओर नेताजी सुभाष भी तो जेल से पलायन कर गए हैं और आजाद हिंद फौज गठित करके सीमाओं पर अंग्रेज फौज को बड़ी टक्कर दे रहे हैं। भीषण युद्ध की खबरें रेडियो पर सुनते हो ना? मित्रों, अब वो दिन दूर नहीं
जब देश आजाद होकर रहेगा। पता है, नेहरू जी इसी जेल में हैं। अच्छा, चलो मौका पाकर आग्रह स्वरूप उनसे मिलेंगे। अरे भाई, ये तो हमारा सौभाग्य है, वे हमारे बीच हैं। उनसे बहुत सीख मिलेगी। श्री आजाद जेल के संस्मरणों में आगे लिखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से पूर्व बिना घोषित योजना के राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। अंग्रेज प्रशासन इतना चतुर था कि रिहाई देर शाम की गई ताकि रिहा हुए कैदी तात्कालिक तौर पर उनके खिलाफ कोई और योजना न बना सकें। रिहा होने वालों में मैं भी था। कुछ समय बीता। अगस्त 1945 में जापानी सेना ने अंग्रेजी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। मैंने टोक्यो रेडियो से प्रसारित एक समाचार सुना कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस घटना से बहुत दुखी हुए हैं। 17 अगस्त 1945 को एक हृदय विदारक समाचार के माध्यम से ज्ञात हुआ कि नेताजी सुभाष ने टोक्यो के लिए बैंकॉक से एक विमान पकड़ा है। टोक्यो पहुंचने से पूर्व फारामूसा के निकट उनके विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के चलते उनकी मृत्यु हो गई है। हम लोग शांतिपूर्ण सेनानी जरूर थे, पर नेताजी के प्रति अगाध श्रद्धा हमारे मन में थी। अतः बड़ा दुख हुआ, लगा जैसे वज्रपात सा हो गया हो। रेडियो पर समाचार आया कि महात्मा गांधी ने और पंडित नेहरू जी ने नेताजी की मृत्यु पर भारी संवेदना व्यक्त की है। जेल से छूटने के बाद आर्थिक दीनता के हालात थे। मेरी जीविका का साधन प्रेस, समाचार पत्र, पत्रिकाएं सब जब्त हो चुकी थी। बैंक में एक भी रुपया नहीं बचा था। करूं तो करूं क्या? लेकिन एक खुशी थी कि अंग्रेजी सरकार की चूलें हिल गई थी, परंतु उसने कांग्रेस को अवैधानिक घोषित कर दिया था। राजनीतिक अस्थिरता हावी हो गई थी। अब कांग्रेस के नाम से कोई प्रचार नहीं हो सकता था। मैंने बरेली कॉलेज जाकर बीए फाइनल में प्रवेश ले लिया। रिश्तेदारों से उधारी लेकर ये सब किया। परीक्षा हुई, मैं पास हो गया। मां खेतीबाड़ी दिखवाती थीं, फसल के कुछ पैसे आए, तब जाकर उधारी चुकाई और एमए में प्रवेश ले लिया। पूर्व में बरेली में कलेक्टर रह चुके नेदरसोल अब कमिश्नर बनकर बरेली आ गए थे। वे ही कॉलेज बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। मैं जेल प्रवास में 2 वर्ष रहा। इस बीच वे स्थानांतरित होकर अन्यत्र चले गए थे, जो अब पुनः प्रमोशन के बाद यहां आ गए। मेरे लिए यह बड़ी दुखद खबर थी, क्योंकि वो मुझे जानते थे और पहले भी मुझे दंडित करने का कोई ना कोई मौका ढूंढते ही रहते थे। सोचा जो होगा देखेंगे, लेकिन छात्र सभा और कांग्रेस की गतिविधियां जारी रखेंगे, चाहे जो हो। कांग्रेस अवैधानिक घोषित थी। हम सब ने एक अन्य संस्था के नाम से गतिविधियां शुरू कर दी। थे सबके सब कांग्रेसी ही। मैंने मोती पार्क में एक प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया। प्रोफेसर एनजी रंगा मुख्य अतिथि बनाए। इस तरह छात्र कांग्रेस पुनः पुरजोर रूप से सुचारू हो गई। बाद में मैंने अपने जीविकोपार्जन और पत्रकारिता को जीवित रखने के लिए प्रेस का संचालन पुनः शुरू कर दिया। खुद का हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र स्वराज्य पुनः शुरू करने की योजना तो बना ली, लेकिन पास में पैसे नहीं थे। एकमात्र आसरा माता जानकी देवी थी। उनसे गुहार की मैंने, मां, आप जानती हो अपनी सब मशीनें और कागज पुलिस उठा ले गई थी। खुले में पड़ी थी। हाँ। बरसात में सब सड़ गल गई, आंधी में कागज भी उड़ गए। अच्छा, अरे ये तो भारत माँ के लिए बड़ी मामूली कुर्बानी है। तू ये बता, कहना क्या चाहता है? चाहता हूँ प्रेस पुनः शुरू करूँ। लोगों तक क्रांतिकारी संवाद पहुँचाने का यही एक मार्ग है माँ। हाँ। लेकिन पैसे नहीं है। अरे तो चिंता की क्या बात है? विधवा हूँ, जेवर पड़े हैं तेरी दादी दादा के दिए हुए, ये किस काम आएंगे? फिर कुछ अनाज गांव की कोठरी में भी पड़ा है। बड़ी माँ यानी भारत माता के लिए लगा रहे, इतना तो हाल फिलहाल किया ही जा सकता है।
द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इंग्लैंड से एक शिष्टमंडल भारत आया। गांधी जी से गोलमेज कॉन्फ्रेंस करने की प्रस्तावना की। गांधी जी ने तुरंत नकार दिया। कहा कि कांग्रेस को वैधानिक घोषित किए बगैर आपसे बात करने का कोई मतलब नहीं। अंग्रेज सरकार ने सोच विचार किया, अंततः वो मान गई। वर्ष 1946 की बात है। भारत में विधानसभा चुनावों और केंद्रीय असेंबली चुनावों की घोषणा कर दी गई। मैं एमए पास कर चुका था, अब कांग्रेस कमेटी का मंत्री था। बरेली से पंडित गोविंद बल्लभ पंत विधानसभा और दामोदर स्वरूप सेठ केंद्रीय असेंबली के प्रत्याशी घोषित हुए। दोनों भारी बहुमत से विजयी हुए। अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति पर चलते हुए घिनौना खेल खेल रहे थे। अंग्रेज शासन ने इसी के तहत यह व्यवस्था कर रखी थी कि हिंदू अपना प्रतिनिधि अलग और मुसलमान अपना प्रतिनिधि अलग चुने। अलग चुनाव प्रणाली के अंतर्गत कांग्रेस के सभी मुस्लिम विधायक पराजित हुए और मुस्लिम लीग के सभी मुस्लिम प्रत्याशी चुन लिए गए। वे ही विधायक बन गए। ज्यादा समय नहीं दे पाने के कारण स्वराज पत्र में अंग्रेजों के खिलाफ लेखन की धार कुंद हो रही थी। अतः श्री कृष्ण शंकर को उसका संपादक बनाया। समय निकालकर पैनी भाषा में सटीक लेख लिखे। समाचार पत्र ने पुनः अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। नतीजतन अंग्रेज प्रशासन का कोप मुझ पर और स्वराज्य पर और ज्यादा बढ़ गया। श्री शंकर पायनियर जैसे अखबार में चले गए। एक अन्य विद्वान एवं तेज तर्रार पत्रकार जेबी सुमन को मैंने स्वराज्य का संपादक बनाया। राष्ट्रीय समाचार पत्रों और रेडियो में गांधी जी और पंडित नेहरू जी के संदेशों से ये लगने लगा था अंग्रेजी शासन का कभी न डूबने वाला सूरज अब धीरे धीरे अस्त हो रहा है। लेकिन जाते जाते अंग्रेज धार्मिक उन्माद खड़ा करके जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। ये देखकर बड़ी पीड़ा होती थी कि जनाब फजरुर रहमान उर्फ चुन्ना मियां और जाने कितने नामचीन स्वतंत्रता सेनानी मोहतरम मुस्लिमों के शहर बरेली की सियासी फिजा दो भागों में बट सी रही है। ये सब देखकर मन रोता था कि कांग्रेस का एक धड़ा मुस्लिम लीग में तब्दील हो चुका है। सोचता कि क्या ये चुन्ना मियां का वही शांति प्रिय बरेली शहर है जहां लाखों की अपनी जमीन दान देकर और खुद 1.5-2 लाख की भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की मूर्ति लाकर उन्होंने खुद ही देखरेख में मंदिर बनवाया है। हमारे मंचों पर राष्ट्रवादी मुसलमान और मुख्यमंत्री जनाब अल्लाह बख्श इससे दुखी थे। कांग्रेस के मंच पर वे खुल्लम खुल्ला इस पर चिंता प्रकट करते थे। हाल में गठित विधानसभा का नैनीताल में अधिवेशन हुआ क्योंकि अंग्रेजी शासन काल में ग्रीष्म काल में राजधानी नैनीताल बन जाती थी। यूपी विधानसभा के नेता एवं मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के नाम से संबोधित किया जाता था। मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर श्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। विपक्ष के नेता मुस्लिम लीग के चौधरी खलीलुल्लाह थे। लेकिन पुरुषोत्तम दास टंडन की विद्वता का सब आदर करते थे। श्री आजाद आगे लिखते हैं, अंग्रेज सरकार खुलकर देश के सांप्रदायिक विभाजन की हिमायती थी। इस बात से महात्मा गांधी और पंडित नेहरू जी दोनों बहुत दुखी थे। वे हर स्तर पर विरोध कर रहे थे, परंतु मुस्लिम लीग की विभाजन के नाम पर बांछें खिली हुई थी। वो अंग्रेज सरकार के साथ लय में लय मिलाकर चल रही थी। लॉर्ड माउंटबेटन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ कपटपूर्ण रवैया अपनाते हुए लगातार बैठकें कर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर लगातार जोर दे रहे थे। गांधी जी ने उन्हें भरसक समझाने की कोशिश की, हर संभव जतन किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपने स्तर पर अलग अति सक्रियता दिखाकर देश का विभाजन टालना चाहते थे। एक अन्य राष्ट्रवादी महान नेता खान अब्दुल गफ्फार खान गांधी जी की लय में लय मिलाकर विभाजन टालने को महत्व दे रहे थे। लेकिन
ये लोग मिलकर भी जिन्ना साहब को ये समझाने में नाकाम थे कि ये अंग्रेजों की बेहद खतरनाक चाल है। मुझे याद है, मैं उस दिन नैनीताल में था। 3 जून 1947 की बात थी। सार्वजनिक रेडियो पर लॉर्ड माउंटबेटन बोले, भारतवासियों, जैसा कि आप जानते हैं, लाहौर, सिंध, पंजाब और अन्य कव्वाली इलाकों से ये मांग बराबर उठ रही थी कि उनका एक सेपरेट अपना कंट्री हो। हमारा गवर्नमेंट ने उनका ये मांग एक्सेप्ट कर लिया है। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक अलग कंट्री होगा, नाम होगा पाकिस्तान। माउंटबेटन कुछ और सांप्रदायिक तलखी की बातें बोलते रहे। कुछ देर बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू रेडियो पर बोले, प्रिय देशवासियों, जय हिंद। हिंदू और मुस्लिम अपने सभी भाई बहनों से मुझे यही कहना है कि भारत का विभाजन एक हृदय विदारक घटना है। इससे गांधी जी के एकता के सपने को आघात लगा है, लेकिन ये चूंकि हमारे मुस्लिम भाइयों की इच्छा के अनुरूप हुआ है, अतः शोक करने की बात नहीं है। मुझे खुशी भी है कि उनकी मांग पूरी हो गई। शांति और मोहब्बत हमारे बीच कभी नहीं मिटेगी। उनका अपना देश होगा और हमारा अपना। नेहरू जी का गला रुंध गया। तत्पश्चात मोहम्मद अली जिन्ना रेडियो पर बोले, मेरे अजीज मुसलमान भाइयों, आज आपका ख्वाब पूरा हो गया। ये मेरी और आपकी अपनी जीत है। अंग्रेज सरकार का बहुत शुक्रिया। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। श्री जिन्ना जिस कांग्रेस के वर्षों वर्ष रहबर रहे, उसका उन्होंने जिक्र तक नहीं किया। महात्मा गांधी की सरपरस्ती का जिक्र तक नहीं किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेजों के चूल्हे हिलाने का कतई श्रेय तक नहीं दिया। जो भी हुआ, भारत देश के 2 टुकड़े हो गए थे। अंग्रेजों की चाल सफल हो गई थी। यही तो अंग्रेज चाहते थे। वो जानते थे कि दोनों राष्ट्र एक रहेंगे और हिंदू और मुसलमान दोनों भाई मिलकर विकास के पथ पर चलेंगे। दोनों परस्पर समस्याएं समझकर मिटाएंगे, शिक्षित होंगे, विकसित होंगे, एक दूसरे के 30 त्योहारों में दिल खोलकर शरीक होंगे, तो एक दिन दुनिया में उन्हें और उनके संयुक्त रूप से एक राष्ट्र को टक्कर देने वाला शायद कोई नहीं होगा। लेकिन अब अंग्रेजों की कूटनीतिक और कपटपूर्ण चाल कामयाब हो गई थी। देश 2 भागों में बिखर गया था। एक समय राष्ट्रवाद की कसम खाकर, एकजुट होकर और संयुक्त पथ पर चलकर अंग्रेजी शासन को नाको चने चबवाने वाले दोनों भाई एक दूसरे से जुदा होने को तैयार हो गए थे। इस समाचार ने मुझे, मेरे साथियों को, अनगिनत मुस्लिम साथियों को भी और राष्ट्रभक्त देशवासियों को कई दिनों तक सोने नहीं दिया। उस पर चंद लोग अपना अलग जुनून लिए बैठे थे। खैर, गांधी जी दुखी थे, नेहरू जी दुखी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और खान अब्दुल गफ्फार खान दुखी थे। दुखी वो हर शख्स था जो एक देश और भाईचारे का हामी था। लेकिन अब तीर कमान से छूट गया था। 2 भाई अलग राह पर चल पड़े थे। दूसरी ओर प्रताप चंद्र आजाद की अंग्रेजी दास्ता के खिलाफ मुसलसल लड़ाई जारी थी। वे शांतिपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी भी थे।
एक विचारशील पत्रकार भी थे। एक छात्र के रूप में अपने समाज के और देश के भविष्य निर्माण के लिए प्रयत्नरत थे, सो अलग। कॉलेज में वे छात्र होते, छात्र नेता यानी छात्र संघ में सक्रियता की अपनी ड्यूटी का निर्वाह करना भी नहीं भूलते। ये भी नहीं भूलते कि अपनी माता के इकलौते पुत्र हैं, पिता की सरपरस्ती नहीं है। याद रहता कि माता की संपत्ति, जिसमें उनके पूर्वजों की मर्यादा और आबरू समझे जाने वाले जेवर सब बिक चुके हैं, वो भी देश की आजादी प्राप्ति के संघर्ष की राह पर चलकर अनाज बिक चुका है। माता की जमा पूंजी सब खर्च हो चुकी है। वो आगे लिखते हैं, फक्र ये होता है कि ये सब भारत माता को अंग्रेजों की दास्ता रूपी जंजीरों से निजात दिलाने के लिए हुआ था। मुझे अपनी माता जानकी देवी पर फक्र होता है कि मैं धन्य हूं जो ऐसी मां का पुत्र हूं जिसने किसी भी बलिदान से मुंह नहीं मोड़ा। लगभग 30 वर्ष के हो चुके श्री प्रताप चंद्र आजाद खुद को अब तक इस मामले में भी धन्य मानते थे कि अनेक मित्र, बंधु और साथी बलिदानी और त्यागी हैं। उन्हें इससे अधिक ईश्वर से और क्या चाहिए था। आजाद खुशकिस्मत है तू।